टेस्ट सीरीज 13 की आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जिसके अंदर जियोग्राफी, साइंस, पैडागोजी, रीजनिंग और हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम जियोग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में निम्न में से अरावली की चोटियों का सही क्रम कौन सा है। ए ऑप्शन है गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़ या जरगा। बी ऑप्शन है गुरु शिखर, जरगा, शेर, अचलगढ़। सी ऑप्शन है दिलवाड़ा, गुरु शिखर, शेर, जरगा। फोर्थ ऑप्शन है गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। तो इसका सही आंसर हमारा डी है। देखो गुरु शिखर जो है ये हमारी सिरोही के अंदर है। गुरु शिखर है, ठीक है, जरगा है, अचलगढ़ है, ये तीनों की तीनों सिरोही में है। जिसमें से सबसे लंबी चोटी जो है वो किसकी है, गुरु शिखर की है। और ऊंचाई कितनी है इसकी, 1722, सबसे ऊंची चोटी है इसकी गुरु शिखर की। ठीक है, उसके बाद शेर की आती है, तो शेर की ऊंचाई है हमारी 1597 मीटर है। और जरगा की है 1431 और अचलगढ़ की है 1380 और कुंभलगढ़ की है 1055 मीटर है। तो ये इनकी ऊंचाई है, जिसमें सबसे ऊंची कौन सी है, गुरु शिखर है, फिर शेर, फिर जरगा, अचलगढ़ और फिर कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदयपुर में जयसमंद से आगे पूर्व की ओर फैला हुआ विच्छेदित वह कटा फटा पहाड़ निम्न में से क्या कहलाता है। बोराट का पठार, देशहरों का पहाड़, लसाड़िया का पठार या मीरवाड़ा का पठार। तो आंसर है हमारा इसका लसाड़िया का पठार। ये पठार जो है वो जयसमंद से आगे पूर्व की ओर फैला हुआ विच्छेदित वह कटा फटा पहाड़ निम्न में से क्या कहलाता है, लसाड़िया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र है। हाड़ौती का पठार, नागौरी उच्च भूमि, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या दक्षिणी अरावली प्रदेश। तो देखो जो 56 की पहाड़ियां है ना, इनको नकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, ये बाड़मेर में है। ठीक है, इनको 56 की पहाड़ियां भी कहा जाता है। तो बाड़मेर किस तरफ आ जाता है, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल प्रदेश में आ जाता है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा सी। इसके अलावा होता है 56 का मैदान। ठीक है, 56 की पहाड़ियां और 56 का मैदान है। तो 56 का मैदान कहाँ पर आ जाता है, वो बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर आ जाता है, जो कि माही नदी है ना, उसके फ्लो के कारण बनता है वहां पर। तो 56 की पहाड़ियां तो कहाँ होगी, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल के अंदर, और 56 का मैदान कहाँ पर हो गया, बांसवाड़ा के अंदर हो गया। निम्न में से कौन सा, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूता। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है। चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारां या उपरोक्त सभी। सभी के सभी ही हैं, ठीक है, जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं राजस्थान के जिले। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को एक साथ छूता है, कौन सा जिला है वो। तो इसका है करौली, भरतपुर, धौलपुर या अलवर। तो धौलपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ भी इसकी सीमा लगती है और मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा जिला पंजाब एवं हरियाणा दोनों को स्पर्श करता है। गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ या झुंझुनू। इसमें हनुमानगढ़, ये पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ सीमा बनाता है अपनी। 7 नंबर क्वेश्चन है, पाली निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूता। निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूता है। पाली 8 जिलों की सीमा को छूता है, जिनमें से एक जिला इनमें से कौन सा है जिसको नहीं छूता है। अजमेर, बाड़मेर, नागौर या भीलवाड़ा। तो ये भीलवाड़ा जो है वो हमारा आंसर हो जाता है। भीलवाड़ा जिला जो है उसकी सीमा जो है वो इससे पाली से नहीं लगती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन ग्रेनाइट पर्वत के नाम से विख्यात है। मुकुंदरा, मेरवाड़ा, नाकोड़ा या जरगा। नाकोड़ा पर्वत ही है जो कि इसके नाम से प्रसिद्ध है, ग्रेनाइट पर्वत के नाम से, जिसको हमने 56 की पहाड़ियां भी कहा था। निम्न में से कौन सिंधु बेसिन व गंगा बेसिन के मध्य जल विभाजक है। ऑप्शन है विंध्य कगार, अरावली, हाड़ौती के पठार या नागौरी उच्च भूमि। तो इसका आंसर है हमारा बी, अरावली। अरावली भी तो जल विभाजक का काम करती है ना। वर्तमान में अरावली कैसा पर्वत है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में अरावली कैसा पर्वत है। ब्लॉक है, वलित है, अवशिष्ट है या संग्रहित है। वो अवशिष्ट है, क्योंकि अब क्या हो चुका है, वो काफी छोटी हो चुकी है ना अरावली पर्वतमाला। पहले तो काफी ऊंची ऊंची थी, लेकिन अब क्या है, इरोशन के कारण वो काफी कटी पटी हो चुकी है, जिसके कारण उसका अब कैसा है, वर्तमान में अवशिष्ट है। फिर है 11 नंबर क्वेश्चन, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस जिले में से होकर गुजरती है।
बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या गंगानगर, तो वो है जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। 12 नंबर क्वेश्चन है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? गंगानगर, बांसवाड़ा, चूरू या उदयपुर, तो ये गंगानगर से होकर गुजरती है। 30 डिग्री कहाँ से गुजरती है? गंगानगर से। और पूर्वी देशांतर 70 डिग्री कहाँ से गुजरती है? जैसलमेर से। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई एवं पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, तो ये पहले लंबाई पूछ रहा है और बाद में चौड़ाई पूछ रहा है। 869 किलोमीटर से 826 किलोमीटर तक, 824 किलोमीटर से 869 किलोमीटर तक, या 826 किलोमीटर से 869 किलोमीटर तक, या 1070 किलोमीटर से 464 किलोमीटर तक। तो हमारा आंसर है इसका सी, 826 किलोमीटर से 869 किलोमीटर तक। 40 नंबर क्वेश्चन है राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 117 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 869 किलोमीटर या 826 किलोमीटर, तो वो है हमारी 1070 किलोमीटर, जो पाकिस्तान सीमा के साथ लगती है ना अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, तो उसकी लंबाई कितनी है हमारी? 1070 किलोमीटर है। 15 नंबर क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्रमशः उत्तर से पश्चिम की ओर जिले, ठीक है, उत्तर से पश्चिम की ओर जिले लगेंगे, तो उत्तर से इस तरफ जाएगा और पश्चिम की तरफ जिले आ रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारा कौन सा आ जाता है? गंगानगर आ जाता है, फिर बीकानेर आ जाता है, फिर जैसलमेर, और फिर कौन सा आ जाता है? बाड़मेर आ जाता है। तो उत्तर से पश्चिम की ओर लगने वाले जिलों का क्रमशः कौन सा है? जैसे पहला है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर। बी ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो यही देखो, यही हमारा ऑप्शन सही है सी वाला, कि पहले गंगानगर है, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक लंबी है? क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक लंबी है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या गंगानगर। तो जैसलमेर जो है वो उसकी सीमा जो है सब सर्वाधिक लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ, तो बी आंसर हमारा सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा जिला है? जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर या जैसलमेर, तो वो भी हमारा जैसलमेर ही है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है ना जैसलमेर। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो हम सबको ही बहुत अच्छे से पता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, तो हमारा राजस्थान ही है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। साइंस के क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है? ओम, एम्पियर, वॉट या वोल्ट, तो इसका आंसर है हमारा एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का मात्रक क्या होता है? आंगस्ट्रॉम, केल्विन, न्यूटन या पास्कल, तो इसका आंसर है हमारा पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट, वॉट या ओम, तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक है वाइस, जूल, वॉट या डायोप्टर, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है हमारा डायोप्टर। लेंस की क्षमता को इसी से नापा जाता है। जूल निम्न की इकाई है? ऊर्जा, तापमान, बल या दाब, तो ये है हमारी ऊर्जा की। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, सोनार, साइक्लोट्रॉन या सिस्मोग्राफ, तो ये है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए जो है वो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है? 25 नंबर क्वेश्चन है किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का, शक्ति का, बल का या संवेग का? ऊर्जा का, ठीक है। केसीएल के अंदर अपन उसको मेजर करते हैं ना एनर्जी को, तो वही किलोवाट घंटा होता है। थर्म किसका यूनिट है? 26 नंबर क्वेश्चन है थर्म किसका यूनिट है? शक्ति का, उष्मा का, प्रकाश का या दूरी का, तो वो है उष्मा का। 27 नंबर क्वेश्चन है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, अत्यधिक तापमान होता है तो उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मरकरी तापमापिका, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापिका, ताप वैद्युत उतापमापिका या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ताप वैद्युत उतापमापी का प्रयोग जो होता है वो बहुत ज्यादा उच्च तापमान होता है, उसको मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति,
तरंग धैर्य, तरंगों की तीव्रता या तरंगों की स्पष्टता। तो तरंगों की आवृत्ति जो होती है कि कितनी बार आवृत्ति हो रही है उसकी, रिपीट जो होता है ना, तो उसको मापने के लिए जो है हर्ट्ज की यूनिट प्रयोग की जाती है। फिर है बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आवृत्ति, वेग, तापमान या तरंग दैर्घ्य। तो ये तापमान को मापने के लिए किया जाता है। वैसे आप सोचोगे कि तापमान को मापने के लिए तो तापमापी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो ऊष्मा आती है ना, सूर्य के द्वारा जो ऊष्मा आती है या कोई भी ऊष्मा है, किसी भी तरह की ऊष्मा है, तो उसको मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ऊष्मा भी क्या है, गर्म होती है ना, या ठंडी भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, तो उसका तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये हमारा सही है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है वो क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा क्या होता है? जैसे आप सड़क पर देखते हो ना कि रास्ते में जैसे आपको काफी दूरी पर जो है सड़क पर पानी दिखाई देता है, जैसे लगता है कि हाँ पानी है वहां पर, लेकिन पानी होता नहीं है, तो वो क्या होती है? मृग तृष्णा होती है एक तरह की। तो वो किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, विवर्तन का। तो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण माना जाता है। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है। प्रकाश का उसके घटक जितने भी रंग में विभाजन हो जाता है ना, कई बार हमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं, जैसे रैम्बो होता है उसी तरह से, ठीक है। तो ये क्या है? घटक रंगों में विभाजन कहलाता है। तो वो क्या होता है हमारा? परावर्तन, अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण या विवर्तन। तो हमारा वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी से डैश से बनता है। 33 है, ये भी देखो वर्ण विक्षेपण ही कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें जो आती है ना, जब वो क्या आ जाती है, किसी माध्यम में से गुजरती है, तो वो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? वो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी से बनता है। इसमें तीनों ही कारण होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर वर्ण विक्षेपण भी एक होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए एक ऊर्ध्व दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई है 6 फीट, 4.5 फीट, 5.5, 7.5 फीट या 3 फीट। मैंने आपको पहले जब पढ़ाया था उसमें भी बताया था, एक व्यक्ति को अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग जो है वो कम से कम अगर आधा भी होगा ना दर्पण का, तो भी उसे उसमें अपनी पूरी लंबाई दिखेगी। तो 6 फीट का आधा कितना हुआ? 3 फीट। इसका आंसर है हमारा 3 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, अगर आपका एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुएंगे तो दर्पण में कैसा दिखेगा? अपोजिट दिखेगा। बाएं को दायां कर दीजिए और इधर बाएं को दायां कर दीजिए, ठीक है। इधर बाएं को दायां और दाएं को बायां कर दो। तो दाएं कान को बाएं हाथ ने छुआ है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, जहां बायां दे रखा है वहां दायां कर दो, जहां दायां दे रखा है वहां बायां कर दो। ऑप्शन में सिर्फ यही चीज देखनी है आपको इसके अंदर। 36 नंबर क्वेश्चन है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता? कांच, पानी, मिट्टी या प्लास्टिक। तो मिट्टी का प्रयोग जो है वो कांच लेंस बनाने के अंदर प्रयोग नहीं होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, वक्रता केंद्र और वृत्त पृष्ठ के ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? फोकस, मुख्य अक्ष, केंद्र बिंदु या वक्रता त्रिज्या। वो हमारी होती है केंद्र बिंदु। 38 नंबर क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन है अब ये। भारत में 1857 का पहला विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था, जिसकी सूचना राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस से, एजीजी पहले राजस्थान के, को कब प्राप्त हुई थी? 12 मई 1857 को, 19 मई 1857 को, 24 मई 1857 को या 28 मई 1857 को। तो इसका आंसर है हमारा 19 मई 1857 को जो उनको सूचना मिल गई थी। और उसके बाद इन्होंने क्या कर लिया था, कई तरह की जैसे नेटिव इन्फेंट्री जो थी वो बुला ली थी, सैनिक टुकड़ियां बुला ली थी ना, कि यहाँ पर भी जो है उसका विद्रोह नहीं हो जाए। तो इनको सूचना मिलते ही इन्होंने सबसे पहला काम यही किया था। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, देवली छावनी में कब विद्रोह हुआ था? 3 जून 1857, 10 जून 1857, 9 अगस्त 1857 या 12 अक्टूबर 1857। तो हुआ था 10 जून 1857 को। सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है इसका। फिर 40 नंबर क्वेश्चन, कर्नल न्यूबरी और मेजर स्पॉटिसवुड नामक अंग्रेज अफसर कहाँ के विद्रोह में मारे गए थे? नसीराबाद, धौलपुर, जयपुर या आउवा।
40 का आंसर है नसीराबाद। नसीराबाद में जब विद्रोह हुआ था तो ये 2 अंग्रेज जो है वो मारे गए थे वहां पर। 41 नंबर क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1857 को कहां पर स्थित केंद्रीय कारागृह में कैदियों ने विद्रोह किया था? झालावाड़, लावा, भरतपुर या अजमेर? तो ये किया था अजमेर के अंदर। 42 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान हुए किस युद्ध को लोकगीतों में काले गोरे का युद्ध कहा गया है? हमीरगढ़ का युद्ध, चेलावास का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध या कोटेश्वरी का युद्ध? तो ये चेलावास का युद्ध जो था ना, इसी को काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के कारण राजपूताना के किस शासक को ब्रिटिश सरकार ने सितारे हिंद की उपाधि दी थी? तो वो कौन थे? कोटा महाराजा राम सिंह द्वितीय, बूंदी के राम सिंह, जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय, मेवाड़ के स्वरूप सिंह? तो ये थे जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय थे। 44 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद मुजीन के नाटक आजमाइश के अनुसार राजपूताना में किस एकमात्र स्थान पर हुए विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था? टोंक, अजमेर, धौलपुर या भरतपुर? आंसर है हमारा टोंक। टोंक के अंदर जो है वो इन महिलाओं ने भाग लिया था। अब देखो सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूचियों के नाम दिए गए हैं और उनको सही चयन करना है। इसमें देखो आंदोलन या घटनाएं दी गई हैं और उनके प्रारंभ होने का वर्ष दिया गया है। तो सबसे पहले देखो जैसे बिजोलिया आंदोलन है, तो ये हमारा शुरू हुआ था 1857 में शुरू हुआ था। और सिक्कर में कब शुरू हुआ था? 1922 में शुरू हुआ था। और डाबड़ा का शुरू हुआ था 1947 में। और चंडावल का कब शुरू हुआ था? 1945 में। तो बिजोलिया का क्या है? 4, फिर उसके बाद सिक्कर का 3, डाबड़ा का 2 और चंडावल का 1, यानी कि 4, 3, 2, 1 जिसका आंसर है वही हमारा आंसर होगा। तो इसके अंदर देखो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही है, 4, 3, 2, 1। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष निमुचना की दुखांत घटना हुई थी? 1925 में, 1926 में, 1927 में या 1924 में? तो ये 1925 के अंदर हुई थी। नैनूराम शर्मा किस आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया, बूंदी, बेगू या जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन से? तो ये थे हमारे बूंदी के आंदोलन से जो थे संबंधित थे नैनूराम शर्मा। 48 नंबर क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? सिख, भील, मेव या धाकड़? तो धाकड़ जाति जो थी वो बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक संख्या थी। इन्हीं के द्वारा तो शुरू किया गया था सबसे पहले। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक किसान नेता बिजोलिया आंदोलन से संबंधित नहीं थे? सीताराम दास, मध्याराम, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा? तो मध्याराम जो थे वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। 50 नंबर क्वेश्चन है, 22 जून 1908 ईस्वी की चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? जाट किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, दूधवा खारा आंदोलन या भगत आंदोलन? वो था भगत आंदोलन। निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया, शेखावटी, मारवाड़ या दूधवा खार? तो वो हमारा था बिजोलिया किसान आंदोलन था, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ना ये। फिर देखो पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम की आवश्यकता है बालक के संवेग के लिए, बालक का पूर्ण व्यक्तित्व के लिए, बालक की रुचि के लिए या बालक के वंश के लिए? देखो संवेग के लिए भी होती है, रुचि के लिए होती है, वंश के लिए नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है, संवेग और रुचि तो पूर्ण व्यक्तित्व में ही आ जाती है। तो अधिगम की आवश्यकता किसके लिए होती है? बालक के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होती है ना अधिगम की आवश्यकता, कि बच्चा जो सीखेगा तो उससे क्या होगा, उसका पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? सबसे पहले समान अंशों का सिद्धांत, असमान अंशों का सिद्धांत, समानीकरण का सिद्धांत या द्विपक्षीय सिद्धांत? सबसे पहले देखो समान अंश का सिद्धांत क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो अगर आपका उद्देश्य है या जो भी आप पढ़ा रहे हो उसका संबंध जो होता है वो एक दूसरे से होता है। अगर आप कोई विधि प्रयोग कर रहे हो ना, यूज कर रहे हो, तो उसका संबंध किससे होगा? जो आपने उद्देश्य लिया है। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल सी चीज आपको बतानी है तो वो प्रैक्टिकल जो आप बता रहे हो, जो आपने टॉपिक लिया उस टॉपिक का संबंध उस विधि से होगा ना, तभी तो आप उस विधि का प्रयोग कर रहे हो, तो समान अंशों का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से असमान अंशों का सिद्धांत इसमें काम नहीं करता। तो एक यही सिद्धांत है जो स्थानांतरण के सिद्धांत के अंदर नहीं आता, असमान अंशों का सिद्धांत। सामान्यीकरण के सिद्धांत में क्या होता है कि क्या है कि एक सब्जेक्ट में आपने कोई एक सिद्धांत सीखा और उसका प्रयोग आपने किसमें किया?
दूसरे सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। जैसे मैथ के सिद्धांत के प्रयोग जो होते हैं वो आप किस में कर सकते हो, फिजिक्स में भी कर सकते हो। इसी तरह से हिस्ट्री में या जियोग्राफी को भी हम एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ सकते हैं ना, तो वो क्या हो गया, समानीकरण का सिद्धांत हो गया। उसी तरह से द्विपक्षीय सिद्धांत भी इसी के अंदर आता है कि दो पक्ष एक समान हम ले सकते हैं। तो इस तीनों के तीनों एक जैसे से ही है। एक समानीकरण का सिद्धांत थोड़ा चेंज है, समान अंश और द्विपक्षीय सिद्धांत दोनों एक जैसे हैं। तो असमान अंशों का सिद्धांत इसके अंदर जो है वो ऑप्शन हमारा सही है। पावलोव द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत का नाम क्या है? ए है सक्रिय अनुबंधन, बी संभावना, सी अनुकूलित अनुक्रिया या डी पूर्णाकार। सबसे पहले तो देखो असंभावना या पूर्णाकार ये कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन, जो किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, सारे के सारे किसने दिए थे, पावलोव ने दिए थे। तो पावलोव के सिद्धांत का नाम है हमारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। 56 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? उचित वातावरण, परिपक्वता, प्रेरणा या ये सभी? सारे के सारे ही सीखने को सभी प्रभावित करने। अच्छा वातावरण होगा तो अच्छे से सीखेगा, परिपक्वता मेच्योरिटी होगी तो वो और अच्छे से सीखेगा, प्रेरणा देनी बहुत जरूरी होती है। तो ये सारे के सारे ही ऑप्शन हमारे सही है। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? देखो सिद्धांत नहीं है ये एक तरह का, ठीक है, इसके अंदर ही जैसे अलग से सिद्धांत इन्होंने कोई प्रयोग कर कोई सिद्धांत नहीं दिया था, तो इसी वजह से हम इनको अलग से सिद्धांत के अंदर नहीं पढ़ते हैं। इन्होंने इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस वगैरह दी थी, तब इनके नाम को कहा जाता है संभावना का सिद्धांत। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके कोई सिद्धांत नहीं है, अलग से नहीं होते तो मैं आपको, जैसे पहले मैंने आपको पेडागोजी में करवाया तो मैं उसमें जरूर लिखवाती, लेकिन अलग से नहीं है, छोटे छोटे सिद्धांत दिए हुए हैं। जिसका नाम क्या है, ये दिया था टॉलमैन ने दिया था। वैसे तो संभावना का सिद्धांत किसने दिया था, टॉलमैन ने दिया था, किसी प्रयोग पर आधारित नहीं है ये। फिर है थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के, ब्रिटेन के, रूस के या जर्मनी के? तो वो थे अमेरिका के। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के। सीखने की गति निर्भर करती है जिज्ञासा पर। ऑब्वियसली बुद्धि होगी, बौद्धिकता होगी तभी हम सीखेंगे ना, जिज्ञासा होनी बहुत जरूरी है। सीखने वाले की रुचि पर, इंटरेस्ट होना भी जरूरी है। प्रेरणा पर भी, मोटिवेशन भी जरूरी है। तो सारे के सारे ही जरूरी है। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। तल रूप सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये तो मैंने आपको कराया हुआ है। तल रूप के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गुथरी, टॉलमैन, लेविन या कॉफका? तो वो है लेविन। एक क्वेश्चन हमारा रह गया है, 54 नंबर क्वेश्चन। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है। सीखने की 3 अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। 3 अवस्थाएं होती है ना, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो उस समय अवस्थाएं होती हैं। प्राथमिक अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज। तो अंतिम अवस्था पूछ रहे हैं। अंतिम अवस्था तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है, सीखने की गति धीमी हो जाती है। स्टार्टिंग होती है ना जब पढ़ने की, जब आपकी फर्स्ट क्लास होती है तब तो बहुत तीव्र होती है, फिर बीच में थोड़ी कम हो जाती है और लास्ट तक क्या हो जाती है, बिल्कुल ही धीमी हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए, अंतिम अवस्था में सीखने की गति धीमी हो जाती है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साड़ी है, फ्रॉक है, स्कर्ट है और पगड़ी है। तो इसके अंदर से इनको अलग चुनना है। साड़ी, स्कर्ट या फ्रॉक, ये सब तो देखो जैसे पहनने के लिए है, लेकिन पगड़ी क्या की जाती है, सिर पे बांधी जाती है, तो वैसे ही अलग है ये। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, पगड़ी जो है वो बिल्कुल अलग है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है, 72 से 43, 68 टू 40, 85 टू 57, 55 टू 27, इनमें से अलग छांटना है। तो आप देखोगे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 29 का है, इसके अंदर 28 का है, इसमें भी 28 का है और इसमें भी 28 का है। तो ये हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 29 का डिफरेंस है, बाकी सब में किसका है, 28 का डिफरेंस है। उसी तरह से देखो जैसे थर्ड क्वेश्चन है, AFKP, वो क्या लिखा है, BGLQ लिखा है, तो इसमें +1 किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगर सी के अंदर अगर हम +1 करके करते हैं तो थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा ए, सॉरी 63 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है, AFKP, BGLQ, इसी तरह से CHMR को लिखना था, तो इसका आंसर हमारा था ए।
फिर इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन है, 23 को 13 लिखा है तो 54 को कैसे लिखेंगे। तो इसमें आप देखोगे तो इसके अंदर क्या किया गया है, -10 किया गया है। 23 में -10 करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। उसी वजह से 54 में -10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। फिर उसके बाद है 65 नंबर क्वेश्चन, समाचार पत्र पाठक के लिए बनता है, उसी तरह से रोटी किसके लिए बनती है, गेहूं, खरीदार, उपभोक्ता या बेकर। तो वो होता है उपभोक्ता, यानी कि जो उसको खाता है उसी के लिए बनेगी ना रोटी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 65 नंबर, समझ एक कोड में फोम को ERQ लिखा जाता है तो उस कोड में क्लीन को कैसे लिखा जाएगा। तो 65 का आंसर है हमारा सी, BODDM। 67 नंबर क्वेश्चन है, MIND को कूट भाषा में KGLB, ARGU को YPSC लिखा जाता है। तो डायग्राम को उसी कूट भाषा में किन अक्षरों में लिखेंगे। तो इसका आंसर है हमारा बी, BGYEPKYK। 68 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में वर्ड को XNQKE लिखा जाता है तो इसी प्रकार टर्म्स को क्या लिखा जा रहा है, UDQLT लिखा जाता है। तो गिवन को कैसे लिखा जाएगा। तो 68 का आंसर होगा हमारा सी, HHUDO। उसके बाद ये इक्वेशन है कि क्रॉस को क्या, मल्टीप्लाई को क्या इन्होंने माइनस कह दिया है, डिवाइड के लिए क्या है प्लस हो, और माइनस के लिए क्या डिवाइड हो, और डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई हो। तो समीकरण का मान निकालना है, तो ये सिंबल्स जो है वो सारे चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करना है। तो 69 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, 478। फिर 10 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 70 नंबर क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में ललित दाएं और बाएं दोनों ओर से 18वें क्रमांक पर है, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना कि दाएं और बाएं दोनों तरफ से दे रखा है, 18वें नंबर पे है। तो ठीक है, तो 18 और 18 कितने हो जाएंगे, इधर भी 18 है उधर भी 18 है, ठीक है, तो 36 हो गए। 36 में से क्या है, इसको 2 बार काउंट किया है, 18 नंबर को 2 बार काउंट किया ना ललित को, तो एक माइनस कर दो, 35 आंसर आ जाएगा। तो 70 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखो ये मित्र हैं सारे के सारे, इनको एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है, ठीक है। तो इसका अरेंज मैं आपको बता देती हूँ क्या आएगा। जैसे इसमें आ जाएगा OIHPJQNG, ये इसका सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, इसी हिसाब से ये बैठेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, जैसे हमारा फर्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर बैठा है। 71 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है हमारा ई, जी जो है वो एकदम दाएं छोर पर बैठा है। फिर इसके बाद है 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जे और जी के ठीक बीच में बैठे हैं। 72 का आंसर है हमारा डी, एन और क्यू जो है वो बिल्कुल बीच में बैठे हैं जे और जी के। एन के संदर्भ में पी का क्या स्थान है। 73 नंबर क्वेश्चन है, बाएं को तीसरा, दाएं को दूसरा, दाएं को चौथा, दाएं को तीसरा या बाएं को दूसरा। तो वो है बाएं को तीसरा। फिर है 75 नंबर क्वेश्चन है, 74 पी और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। कोई नहीं, 1 2 4 या 3। तो वो है 3 व्यक्ति, पी और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन ये वाला है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, 5 12 9 या 10। तो ये हमारे 12, सॉरी 10 आएंगे इसके अंदर, दी गई आकृति में 10 त्रिभुज है। तो ये आज की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाती है।